Hello students, my name is Mohit Bansal. Welcome to Mohit Bansal classes. Students, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके CMA फाइनल का पेपर नंबर 13 कॉर्पोरेट लॉज एंड कंप्लायंस का सेक्शन ए। मैंने आपको लास्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन में बताया था कि 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है आपका पूरा सब्जेक्ट, और जो सेक्शन ए है वो 60 मार्क्स का है, उसमें से कंपनीज एक्ट 50 मार्क्स का है एंड IBC 10 मार्क्स का है। तो हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो हम स्टार्ट कर रहे हैं कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन ए के अंदर, और इसमें हम स्टार्ट करेंगे स्टडी नोट 1 जिसका नाम है कंपनीज फॉर्मेशन एंड कन्वर्जन। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को, इस स्टडी नोट को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूं कि ये जो स्टडी नोट 1 मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं ये बहुत ही लेंथी है और इसमें काफी टाइम लगेगा, क्योंकि मैं हर टॉपिक को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। टोटल अमेंडमेंट्स के साथ में कराया गया है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो अमेंडेड नहीं है, सब कुछ अमेंडेड है ना। और जून 2022 में अगर कोई बच्चा एग्जाम दे रहा है तो उसके लिए ये प्रॉपर एप्लीकेबल है, सब कुछ इसमें कवर किया जाएगा। ये इतना लेंथी क्यों है स्टडी नोट 1? ये एक्चुअली में इसलिए लेंथी है क्योंकि जो CMA इंस्टीट्यूट ने आपको मॉड्यूल प्रोवाइड किया है, उस मॉड्यूल के अंदर जो स्टडी नोट 1 है ना, वो खुद स्टडी नोट 1 बहुत ज्यादा लेंथी है। प्रैक्टिकली देखा जाए तो उस चैप्टर 1 में, स्टडी नोट 1 में काफी सारे चैप्टर्स हैं जिन्हें हम अलग अलग करके पढ़ते हैं नॉर्मल वे में। इवन CMA इंटर में भी हम नॉर्मल करके पढ़ते हैं, बट CMA फाइनल में उन बहुत सारे चैप्टर्स को मिला के एक स्टडी नोट 1 बना दिया है, इसलिए ये लेंथी बन जाता है। आपका पूरा इसमें स्टडी मटेरियल कवर किया जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आखिर कंपनी होती क्या है, आखिर कंपनी हम किसे बोलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ना एक पार्टनरशिप फर्म का नाम भी सुना होगा। एक आपने सुना होगा कि एक पार्टनरशिप फर्म होती है, कुछ लोग जिनके कॉमन इंटरेस्ट है और जो प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करना चाहते हैं वो साथ में मिलकर काम करना स्टार्ट कर देते हैं और अपनी पार्टनरशिप फर्म खोल लेते हैं, ओपन कर लेते हैं एंड काम करना स्टार्ट कर देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करते रहते हैं। आपको पता है स्टूडेंट्स, पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर कराना कंपलसरी नहीं है, ऑल्दो एक लिमिट होती है कि अगर उतने मेंबर्स हैं तो रजिस्टर कराना पड़ेगा, वो एक एक्सेप्शन आ जाता है। बट नॉर्मल सेंस में पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर कराना स्टूडेंट्स कंपलसरी, मैंडेटरी नहीं होता। पर हमारी जो कंपनी होती है ना, कंपनी, अगर आपको आज कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है तो ये जरूरी है कि वो कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर। अगर आज मैं कोई भी कंपनी ओपन इनकॉर्पोरेट स्टार्ट करना चाहता हूं तो मुझे उसे कंपनीज एक्ट में रजिस्टर कराना पड़ेगा, जरूरी है। अगर मैंने कंपनी इनकॉर्पोरेट कर ली और मैंने उसे एक्ट में रजिस्टर नहीं कराया तो फिर वो कंपनी नहीं कहलाई जाएगी। इसीलिए स्टूडेंट्स, कंपनी की डेफिनेशन जब भी हम देखते हैं सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 के अंदर, तो उसमें लिखा हुआ है कंपनी का मतलब है जो कि कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर है। अगर रजिस्टर हो तो आप कंपनी हो, अगर रजिस्टर नहीं हो तो आप कंपनी नहीं हो, और आपको कंपनीज एक्ट के अंदर जो जो बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं उनमें से कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला है। एक बार एक स्टूडेंट ने मेरे से बोला सर आपकी बात मेरे को समझ में आ गई। सर मेरे को ये समझ में आ गया कि अगर मुझे कोई कंपनी बनानी है तो उसे कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर कराना पड़ेगा, और मैं आपकी इस बात को समझ चुका हूं, लेकिन सर मेरा एक क्वेश्चन है, उसका जवाब दे आप। मैंने कहा पूछिए क्या क्वेश्चन है। बोला सर ऐसा नहीं हो सकता कि कोई कंपनी कंपनीज एक्ट 2013 के आने से पहले ही ओपन हो गई हो। मैंने कहा हाँ जी, बहुत कंपनीज है ऐसी तो जो कि पता नहीं कब कब बहुत पहले से चलती आ रही है, बहुत पहले इनकॉर्पोरेट हो गई थी। तो सर वो कंपनीज तो कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर नहीं है। अरे तो उस वक्त जो एक्ट चल रहा था उसमें रजिस्टर हो, बट रजिस्टर हो कंपनीज एक्ट में। कंपनीज एक्ट 2013 आपका 2014 से एप्लीकेबल हो गया था, तो 2014 से और आज तक जो कंपनीज इनकॉर्पोरेट हुई वो कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर होनी चाहिए। 2014 से पहले जो कंपनीज
आई इनकॉर्पोरेट हुई, उस वक्त कंपनीज एक्ट 1956 चलता था, उसमें रजिस्टर होनी चाहिए। मेन मुद्दा यह है कि अगर आप कंपनी बोलना चाहते हैं तो वो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर हो, और यही लॉ की डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है। स्टूडेंट बोलता है चलिए सर मुझे आपका पहला पॉइंट समझ में आ गया, अब सर मुझे कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स समझा दीजिए। मैंने सुना है कि कंपनी की बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, धीरे धीरे करके मुझे एक एक करके सब कुछ समझा दीजिए। समझा देते हैं। देखिए बच्चों, अब हम चल रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी पर, और सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। इसका मतलब क्या होता है ये मैं बताता हूं, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चों। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब क्या होता है? सबसे पहली बात हम ये करते हैं कि पर्सन कौन होता है। पर्सन, मैं ना बहुत बार बच्चों से ये एक क्वेश्चन पूछता हूं कि क्या मैं या आप लोग जो पढ़ रहे हो सभी बच्चे, क्या मैं और आप नेचुरल पर्सन हैं? बच्चे बोलते हैं हाँ जी सर हम नेचुरल पर्सन हैं। क्यों है? अब आप अगर ये जवाब दोगे कि सर हम बोल सकते हैं, चल सकते हैं, फिर सकते हैं, खा सकते हैं, ये नॉर्मल वाला जवाब हो गया, बीकॉम लेवल का जवाब हो गया। अपन सीए में प्रोफेशनल लेवल पर जा चुके। देखिए आपको पता होगा शायद कि इंडिया की अगर आप पॉपुलेशन देखोगे स्टूडेंट्स, अगर आप इंडिया की पॉपुलेशन देखोगे तो गवर्नमेंट बोलती है 130 करोड़ है, पर आपको पता है एक्चुअली में इंडिया की पॉपुलेशन 130 करोड़ से बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। पर गवर्नमेंट सिर्फ 130 करोड़ लोगों को इंडियन मानती है, और बाकी के जो ज्यादा लोग हैं 130 करोड़ से ऊपर उनको नहीं मानती है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो लोग जब पैदा हुए थे ना तो उन्होंने अपना कोई बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनवाया, और ये जो 130 करोड़ लोग हैं ये वो 130 करोड़ लोग हैं जिन्होंने अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया। भाई गवर्नमेंट कैसे कैलकुलेशन करती है कि इंडिया में कितने लोग हैं, कितने पॉपुलेशन है? तो जिन जिन के पास में बर्थ सर्टिफिकेट है टोटल काउंट कर लिया जाता है कि कितने बर्थ सर्टिफिकेट है, और उससे पता चल जाता है इंडिया की पॉपुलेशन कितनी। अब आप सोचिए कि 10 करोड़ लोग, एग्जाम्पल के तौर पे सोचिए 10 करोड़ लोग ऐसे और हैं जो हैं, जिंदा हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, लेकिन उनके पास में उनका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। आपको पता है गवर्नमेंट की नजर में वो पर्सन ही नहीं है, वो इंसान ही नहीं। गवर्नमेंट की नजर में वो इंसान ही नहीं है, वो पर्सन ही नहीं है। इवन मैं आपको बताऊं वो लोग उनका कोई आधार कार्ड नहीं है, वो कहीं रजिस्टर नहीं है, इवन वो अपने नाम से सिम नहीं खरीद सकते, इवन वो अपने नाम से सिम तक नहीं खरीद सकते। कुछ दिनों पहले एक मूवी आई थी कागज, पंकज त्रिपाठी जी उसमें मेन लीड कर रहे थे। आप अगर उस मूवी को देखेंगे ना तो वो मूवी इसी बात को दर्शाती है कि अगर इस मूवी में दिखाया गया कि पंकज त्रिपाठी जी जिंदा होते हैं, पंकज त्रिपाठी जी जिंदा होते हैं, बोल सकते हैं, चल सकते हैं, फिर सकते हैं, गा सकते हैं, लेकिन उनका गवर्नमेंट में रिकॉर्ड नहीं होता, वो मरे हुए होते, उन्हें कोई इंसान ही नहीं मानता है। तो पर्सन कौन होता है? पर्सन वो है जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में रजिस्टर है। तो आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा पर्सन कौन है। पर्सन वो है जो गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड है। अब अगर वो बोल सकता है, चल सकता है आपकी और मेरी तरह, तो वो नेचुरल है, और अगर वो बोल नहीं सकता, चल नहीं सकता कंपनी की तरह, कि कंपनी एक जगह पर खुल गई अब वो चल फिर तो नहीं सकती है ना, तो हम उसे आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं। लेकिन कंपनी भी पर्सन होती है बच्चों। जिस तरह से मैं नेचुरल पर्सन हूं, मैं अपने नाम से सब काम कर सकता हूं, मेरी खुद की एक एग्जिस्टेंस है, मेरी खुद की एक आइडेंटिटी है, मैं अपने नाम से किसी के ऊपर केस कर सकता हूं, कोई और मेरे ऊपर केस कर सकता है, मैं किसी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूं। सेम उसी तरह से कंपनी के पास में ये सभी पावर होती है। कंपनी भी किसी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, कंपनी की खुद की एग्जिस्टेंस होती है, कंपनी की लॉ की नजरों में खुद की एक आइडेंटिटी होती है, कंपनी को भी एक पर्सन माना जाता है, कंपनी का भी पैन नंबर होता है, कंपनी का भी बैंक अकाउंट ओपन किया जाता है कंपनी के नाम से। कंपनी अपने नाम से सब कुछ कर सकती है क्योंकि कंपनी कंपनीज एक्ट में रजिस्टर है, और इसीलिए बोला जाता है कि वो आर्टिफिशियल पर्सन है। तो अब अगर कोई भी आपसे ये बोले
कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इसका मतलब क्या है? आपको बोलना पड़ेगा। इसका मतलब है कि कंपनी भी लॉ की आंखों में जिंदा है, कंपनी की खुद की एक आइडेंटिटी है, कंपनी अपने नाम से सब कुछ कर सकती है, इवन कंपनी किसी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है, लेकिन कंपलसरी ये है कि वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए कंपनीज एक्ट के अंदर। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर उसे आर्टिफिशियल पर्सन नहीं माना जाएगा, अगर वो रजिस्टर है तो ही उसे आर्टिफिशियल पर्सन माना जाएगा। स्टूडेंट बोलता है, बोला सर यहां तक की बात मुझे समझ में आ गई, आप मुझे यह समझ में आ गया कि आप कंपनी तभी बोल सकते हो जब वो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर है, और एक बार आप कंपनीज एक्ट में रजिस्टर हो गए तो फिर आप आर्टिफिशियल मतलब वो कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन बन जाती है। उसका खुद की एक एग्जिस्टेंस, खुद का एक नाम होता है, वो अपने नाम से सब काम कर सकती है। कंपलसरी ये है, आपको आर्टिफिशियल पर्सन तभी बोला जाएगा जब आप कंपनीज एक्ट में रजिस्टर हो। सर मुझे समझ में आ गए ये दोनों बात, और मुझे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक भी समझ में आ चुकी है। आगे चलिए सर, आगे चलते हैं भैया, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक पर आ जाते हैं। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है बच्चों कॉमन सील। अब एक बात बताओ बच्चों, मैंने अभी अभी आपको बोला कि मैं नेचुरल पर्सन हूं, आप नेचुरल पर्सन हैं, तो मैं किसी के भी साथ, आप किसी के भी साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जब आप सीएमए बन जाएंगे, जल्दी ही बन जाएंगे, और फिर आपकी कंपनी में जॉब लगेगी, तो जब आपकी कंपनी में जॉब लग रही होगी तो कंपनी आपको अपॉइंटमेंट लेटर देगी ना, उसमें लिखा होगा कितनी सैलरी है, कितनी छुट्टियां मिलेंगी, कितने टाइम से कितने टाइम तक काम करना है, ऑफिस आवर्स क्या है, ये सब कुछ लिखा होगा ना बच्चों। और उस पर आप अपने सिग्नेचर करोगे और उस पर कंपनी भी सिग्नेचर करेगी। तो जिस तरीके से नेचुरल पर्सन किसी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, कंपनी जो कि आर्टिफिशियल पर्सन है वो भी किसी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है अपने नाम से। आज आपकी फॉर एग्जांपल रिलायंस कंपनी में जॉब लगी, तो आपके और रिलायंस कंपनी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा ना कि आप इतने टाइम के लिए अपॉइंट हो रहे हैं, ये सैलरी मिलेगी, इतनी छुट्टियां मिलेंगी, तो आप अपने साइन करोगे और कंपनी अपने साइन करेगी। स्टूडेंट बोलता है चलिए सर मुझे ये समझ में आ गया कि कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, समझ गया, लेकिन सर एक बात बताओ, कंपनी साइन कैसे करेगी? कंपनी कैसे साइन करेगी बच्चों? कंपनी के पास में ना एक कॉमन सील होती है। देखो ये जो फोटो में आपको दिख रहा है ना, पिक्चर आपको दिख रही है, ये है कॉमन सील। जो बड़ा वाला स्टेपलर होता है ना, बड़ा वाला स्टेपलर जो मोटे मोटे पेजेस को पिंच करने के लिए यूज में लिया जाता है, उसी तरह की होती है कॉमन सील। बस आगे का जो हिस्सा होता है ना, देखो यहाँ पे देखिएगा आपको, देखिए मैं दिखाता हूँ, एक मिनट रुकिए। आगे का जो हिस्सा होता है ना वो ये गोल होता है, ये आगे का हिस्सा गोल होता है, और इसको ना बहुत ही दम लगा के प्रेस करना पड़ता है, क्योंकि इसमें कोई नीली स्याही नहीं होती है, बल्कि जो आप दम लगा के प्रेस करते हो ना तो ये एनग्रेव्ड हो जाता है ना, ऐसे उभर जाता है, उसको आप फील कर सकते हो, देखो जैसे यहाँ पर दिख रहा है। तो कॉमन सील क्या है? कॉमन सील कंपनी के साइन करने का जरिया है। कॉमन सील कंपनी के साइन करने का एक मीडियम है, एक तरीका है। देखिए लिखा हुआ है, कंपनी किसी के साथ में भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है अपने नाम से, और साइन करने के लिए कंपनी कॉमन सील का यूज लेती है। तो कॉमन सील साइन करने का तरीका हो गया, और कॉमन सील पर कंपनी का नाम और उसका रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस लिखा रहता है। स्टूडेंट बोलता है, बोला सर एग्जाम्पल के तौर पे एक बात बताइए, जैसे दो कंपनियां हैं सर, एक कंपनी है मोटू पतलू कंपनी लिमिटेड, और सर एक कंपनी है छोटा भीम कंपनी लिमिटेड, और सर ये दोनों कंपनियां अब किसी भी पर्पस के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रही होंगी, अपने किसी पर्पस के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो कैसे करेंगी? तो भैया कॉमन सील की तरह करेंगी, सिग्नेचर, ये अपनी कॉमन सील यहाँ पर लगा देगी और ये अपनी कॉमन सील यहाँ पर लगा देगी, और हो गया कॉन्ट्रैक्ट। तो स्टूडेंट बोलता है चलिए सर मुझे आपकी दो बातें समझ में आ गई, मुझे ये समझ में आ गया कि कंपनी अपने नाम से किसी के साथ में भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, और कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए वो कॉमन सील का यूज ले लेगी। लेकिन सर मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है सर, अब मैंने कहा क्या क्वेश्चन आता है, जल्दी से बताओ। बोले सर क्वेश्चन ये है कि क्या कॉमन सील हर कंपनी के पास में होना कंपलसरी है? तो मेरा जवाब होता है नो। मैं बच्चे से बोलता हूं कि देखो कंपनीज एक्ट 2013 जब से आया,
जो कि मैंने आपको बताया 2014 से एप्लीकेबल हो गया था। कंपनीज एक्ट 2013 जब से आया है तब से कंपनीज को कॉमन सील रखना कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। कंपनी रखना चाहे रखे, ना रखना चाहे ना रखे। लेकिन इससे पहले जो एक्ट चलता था 1956, उसमें कंपलसरी था कि हर कंपनी के पास में उसकी कॉमन सील होनी ही चाहिए। लेकिन अब कंपलसरी नहीं है, अब ऑप्शनल है। कंपनी रखे तो रखे, ना रखे तो ना रखे। स्टूडेंट बोलता है चलो यहां तक समझ गया सर, मैं ये समझ गया सर कि कॉमन सील साइन करने का एक तरीका होता है, मैं ये समझ गया सर कि कॉमन सील कंपलसरी नहीं है, कॉमन सील ऑप्शनल है, कंपनी रखना चाहे रखे, नहीं रखना चाहे नहीं रखे। लेकिन सर एक बात तो बताओ यार। मैंने कहा पूछिए सर, अगर कॉमन सील रखना ऑप्शनल है और किसी कंपनी ने नहीं रखी, कॉमन सील रखना ऑप्शनल है और तो कंपनी ने नहीं ली, कॉमन सील नहीं बनवाई, तो फिर वो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कैसे करेगी? तो फिर वो कंपनी साइन कैसे करेगी? अरे नहीं है तो क्या हुआ यार, कॉमन सील नहीं है तो उस कंपनी के अगर 2 डायरेक्टर उस कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट पर साइन कर देंगे ना, मान लिया जाएगा कंपनी ने साइन कर दिया। अगर कंपनी के पास कॉमन सील नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है यार, अगर कंपनी के 2 डायरेक्टर उस डॉक्यूमेंट पे साइन कर देंगे कंपनी के बिहाफ पर, मान लिया जाएगा कंपनी ने साइन कर दिया, कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। स्टूडेंट बोला सर फिर से एक क्वेश्चन आ गया मेरे दिमाग में। मैंने कहा बोल भाई क्या क्वेश्चन है? बोला सर सपोज कीजिए कि मोटू पतलू कंपनी लिमिटेड एक कंपनी है। मैंने कहा ठीक है। बोला सर ये किसी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करने जा रही है। मैंने कहा ठीक है। बोला सर ये जिसके और इसके पास में कॉमन सील नहीं है। ठीक है। आपने बोला कि 2 डायरेक्टर साइन कर देंगे तो काम चल जाएगा। हाँ जी ठीक है। बोला सर एक्चुअली में इस मोटू पतलू कंपनी के अंदर टोटल 12 डायरेक्टर हैं। हाँ तो ठीक है, 2 डायरेक्टर से साइन करवा दो। लेकिन सर प्रॉब्लम ये आ रही है कि इस कंपनी के 11 डायरेक्टर अभी बाहर गए हैं, फॉरेन गए हैं सर, फॉरेन गए हैं कंपनी के काम से या पर्सनल काम से। है नहीं सर, वो 11 डायरेक्टर है नहीं अभी, सिर्फ एक ही डायरेक्टर इंडिया में प्रेजेंट है सर। आपने तो बोला था कि 2 डायरेक्टर, कम से कम 2 डायरेक्टर साइन करें। होने को तो कंपनी में है 12 डायरेक्टर, लेकिन 11 डायरेक्टर तो सर फॉरेन चले गए। अब अरे तो क्यों टेंशन ले रहे हो यार? अगर कंपनी के पास कॉमन सील नहीं है तो 2 डायरेक्टर साइन कर दें। अगर कंपनी के पास में 2 डायरेक्टर भी नहीं है तो फिर उस केस में एक डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी उस कंपनी का साइन कर देता है। डायरेक्टर एंड कंपनी सेक्रेटरी अगर साइन कर देता है तो भी मान लिया जाएगा कि कंपनी ने सिग्नेचर कर दिए। स्टूडेंट बोलता है अब आइए मेरे बात समझ में। तो सर अभी तक मैं आपकी 2 कैरेक्टरिस्टिक समझ गया हूं सर। एक कैरेक्टरिस्टिक में समझ गया कि कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी की खुद की आइडेंटिटी है। और दूसरा मैं समझ गया कि सर कंपनी कॉमन सील के जरिए सिग्नेचर कर लेती है, कॉमन सील अब कंपलसरी नहीं है। अगर किसी कंपनी के पास कॉमन सील नहीं है 2 डायरेक्टर साइन कर देंगे, अगर 2 डायरेक्टर भी नहीं है तो एक डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी साइन कर देगा। समझ गया सर मैं। अब सर मुझे थर्ड कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बता देते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम आ जाते हैं अपनी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक पे, और हमारी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक का नाम है बच्चों परपेचुअल सक्सेसर। क्या नाम है इसका? परपेचुअल सक्सेसर। इसका मतलब क्या होता है वो आप बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। देखिए बच्चों, ये जो परपेचुअल शब्द है ना, परपेचुअल, पहली बात तो ये परपेचुअल नहीं है। बहुत सारे बच्चे ना बीच में सी ऐड कर देते हैं, वो गलत है। परपेचुअल इसका मतलब है कंटिन्यू, लगातार। और सक्सेशन का मतलब है कि कम टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स। अब मेरे को एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा बच्चों, बड़ी जल्दी क्वेश्चन का जवाब दें सभी बच्चे मुझे। सपोज कीजिए रिलायंस लिमिटेड एक कंपनी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, उसके अंदर सलमान खान साहब अभी तक मेंबर थे।
लेकिन अब उन्होंने मेंबरशिप छोड़ दी, उन्होंने मेंबरशिप छोड़ दी। क्या रिलायंस कंपनी बंद हो जाएगी क्या? कोई फर्क पड़ जाएगा रिलायंस पे? अरे कुछ फर्क नहीं पड़ना यार, क्या बात कर रहे हो आप? सर सलमान खान साहब छोड़ गए, उनकी जगह पे अजय देवगन साहब मेंबर बन गए, तो क्या रिलायंस कंपनी में भूचाल आ जाएगा कि अजय देवगन आ गए साहब? अरे कुछ फर्क नहीं पड़ता यार, आते जाते लोग, मेंबर्स आते हैं, डायरेक्टर्स आते हैं, एम्प्लॉइज आते हैं, ऑफिसर आते हैं और जाते हैं यार, इससे कोई फर्क पड़ता है क्या कंपनी पे? कुछ नहीं पड़ता। सर अजय देवगन भी छोड़ के चले गए, हाँ तो चले जान दे यार। बोले सर अक्षय कुमार आ गए, अरे आ जान दो। मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, परपेचुअल सक्सेशन, कंपनी के मेंबर्स, डायरेक्टर्स, एम्प्लॉइज आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, अपॉइंट होते हैं, रिमूव, रिजाइन, वैकेंसी होती रहती है। किसी के आने या जाने से कंपनी रुकती नहीं है, कंपनी परपेचुअल लगातार चलती रहती है सक्सेशन के लिए, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। रिलायंस कंपनी या किसी भी कंपनी में आप लोग मान लो आप 5 दोस्त हो, आप 5 लोगों का दोस्तों का ग्रुप है, आप सभी बच्चे इंटेलिजेंट हो, सीए में आपने क्लियर कर दिया और आप पांचों की एक ही कंपनी में जॉब लग गई। कंपनी में कोई बड़ा तूफान आ गया क्या? अरे आते हैं यार लोग, बहुत सारे लोग आते हैं, और फिर आप छोड़कर चले गए, कंपनी बंद हो जाएगी? अभी नहीं होता यार, परपेचुअल सक्सेशन, लोग आते हैं लोग जाते हैं, कंपनी चलती रहती है अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। स्टूडेंट बोलता है सर 3 कैरेक्टरिस्टिक पढ़ाई है अभी तक आपने। एक तो पढ़ाया कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, मतलब कंपनी अपने नाम से सब काम कर सकती है। दूसरा आपने पढ़ाया कॉमन सील, मतलब कंपनी सिग्नेचर कर सकती है कॉमन सील के फॉर्म में। अगर कॉमन सील नहीं है, क्योंकि ऑप्शनल है अब तो, कॉमन सील नहीं है तो 2 डायरेक्टर साइन कर देंगे, 2 डायरेक्टर नहीं है तो 1 डायरेक्टर 1 सीएस, और उसके अलावा परपेचुअल सक्सेशन, लोग आते जाते हैं, कंपनी किसी के लिए रुकती नहीं है, लगातार चलती है ऑब्जेक्टिव अचीव करने को। सर 4th कैरेक्टरिस्टिक समझा दो, जल्दी से समझा देते हैं यार भाई। 4th कैरेक्टरिस्टिक समझाने के लिए क्वेश्चन पूछूंगा बच्चों में डायरेक्टली आपसे। 4th कैरेक्टरिस्टिक को समझाने के लिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे, जवाब दीजिएगा। ये हैं शाहरुख खान जी और इनकी कंपनी है रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, और ये हैं सलमान खान जी और इनकी कंपनी है बीइंग ह्यूमन। आपसे पहला क्वेश्चन पूछता हूं, पहली सिचुएशन कि बीइंग ह्यूमन जो कंपनी है इसको प्रॉब्लम है शाहरुख खान से। बीइंग ह्यूमन कंपनी को प्रॉब्लम है शाहरुख खान से, या उल्टा कर लेते हैं, एक बार के लिए उल्टा कर लें इसको, चलिए रुके और अच्छे से समझ में आएगा। शाहरुख खान को प्रॉब्लम है बीइंग ह्यूमन से, शाहरुख खान को प्रॉब्लम है बीइंग ह्यूमन से। मेरे को एक बात बताओ, क्या शाहरुख खान बीइंग ह्यूमन पे केस करेगा, कर सकता है, या फिर उसे सलमान खान पे केस करना पड़ेगा? अरे कैसी बात कर रहे हो सर, शाहरुख खान सलमान खान पे क्यों केस करेगा? कंपनी पे केस करेगा सर, बीइंग ह्यूमन पे केस करेगा, क्योंकि बीइंग ह्यूमन एक कंपनी है और कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी की खुद की एग्जिस्टेंस होती है। अच्छा, अगर बीइंग ह्यूमन को प्रॉब्लम होती शाहरुख खान से, तो बीइंग ह्यूमन खुद अपने नाम से शाहरुख खान के ऊपर केस कर सकती है, या सलमान खान शाहरुख के ऊपर केस करेगा? अरे सलमान कहां से बीच में आ गया सर? मैंने कितनी बार बोला कि कंपनी की खुद की एक एग्जिस्टेंस, खुद की एक आइडेंटिटी है। कंपनी के पास इतनी कैपेसिटी, इतनी पावर, इतनी एबिलिटी, इतनी क्षमता है कि वो अपने खुद के नाम से किसी और के ऊपर केस कर भी सकती है, या कोई और डायरेक्टली उसके ऊपर केस कर सकता है। ये देखिए, कंपनी कैन फाइल सूट अगेंस्ट समवन इन इट्स ओन नेम, अपने नाम से केस कर सकती है, या कोई और कंपनी के ऊपर केस कर सकता है। अगर आज आपको रिलायंस से प्रॉब्लम है तो आपको अंबानी साहब पर केस करने की जरूरत नहीं है, आप रिलायंस पे केस कीजिए। स्टूडेंट बोलते सर 4 कैरेक्टरिस्टिक समझाइए आपने, आर्टिफिशियल पर्सन, कॉमन सील, परपेचुअल सक्सेशन, कैपेसिटी टू सू और टू बी सूड इन इट्स ओन नेम। सू का मतलब होता है केस फाइल। सर नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक समझाओ।
समझा देते हैं यार, समझा देते। क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे। देखिए स्टूडेंट्स, मेरी आदत है कि मैं जो भी चीज आप पढ़ाता हूं वो मैं कोशिश करता हूं कि हर चीज को एग्जाम्पल से या स्टोरी से समझाया जाए, क्योंकि वो समझ में भी जल्दी आती है, अच्छे से आती है और एक लंबे टाइम तक याद रहती है ना। अच्छा, दूसरी बात और मैं बता दूं कि ये नोट्स जो पीपीटी पूरी अभी पढ़ रहे हैं, ये आपको चाहिए अगर नोट्स डाउनलोड करने हैं तो जिन बच्चों ने मेरे से क्लासेस परचेज की हुई हैं उनके पास में तो नोट्स ऑलरेडी मेरे अवेलेबल है ही। अगर आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देख रहे हो, यूट्यूब पर या ट्विटर पर या कहीं किसी भी दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल का। टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, है ना। और मोहित बंसल क्लासेस नाम से ही है टेलीग्राम चैनल, इसी नंबर से है वो चैनल। आप वहां पर जाकर और नोट्स को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब हम 5th कैरेक्टरिस्टिक पर आ जाते हैं। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं बच्चों आपसे, मुझे ये बताएं कि मैं मोहित बंसल पैदा इंडिया में हुआ, पैदा कहां हुआ मैं? इंडिया में। अच्छा, मैं यूएसए भी गया हूं घूमने, कुछ दिन रहा, फिर उसके बाद यूके गया, है ना, फिर उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया, फिर उसके बाद में इधर उधर 3-4 जगह चला गया। मेरी नेशनलिटी कहाँ की है? मुझे अमेरिकन बोला जाएगा, मुझे ऑस्ट्रेलियन बोला जाएगा, या मुझे इंडियन बोला जाएगा? बच्चा बोलता है सर इंडियन बोला जाएगा। यार कैसी बात कर रहे हो सर आप, आपकी नेशनलिटी भारतीय है, इंडियन है आप। अच्छा तो फिर ये बताओ, ओयो नाम की एक कंपनी है, ओयो कंपनी इंडिया में रजिस्टर हुई, पता ही होगा आप लोगों को, ओयो कंपनी इंडिया में रजिस्टर हुई। लेकिन सर ओयो की ब्रांचेस यूएसए में भी हैं, चाइना में भी हैं, जापान में भी हैं। हालांकि वो रजिस्टर इंडिया में हुई है, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस इंडिया में है, लेकिन सर उसकी ब्रांच ऑफिसेस जो हैं वो यूएसए के अंदर भी हैं, चाइना के अंदर भी हैं और जापान के अंदर भी हैं। सर वो ओयो जो है वो अमेरिकन कंपनी बोली जाएगी, चाइनीज बोली जाएगी, जापानीज कंपनी बोली जाएगी? अरे नहीं भैया, जहां कंपनी पैदा हुई, जहां उसका रजिस्टर्ड ऑफिस है, उस देश की उसको नेशनलिटी प्रोवाइड की जाएगी। कंपनी की खुद की नेशनलिटी भी होती है, लेकिन उस देश की होती है जहां उसका रजिस्टर्ड ऑफिस। स्टूडेंट बोलता है सर 5 कैरेक्टरिस्टिक समझ गया हूं मैं अभी तक। 5 कैरेक्टरिस्टिक समझ गए। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। बोला सर मैंने सुना है कि कंपनीज के अंदर जो मेंबर्स होते हैं सर, उनकी लाइबिलिटी की लिमिट होती है। जैसे आज कोई भी कंपनी है, मैं उसका मेंबर बन रहा हूं, कल को वो कंपनी बंद होने पर आई, तो कल को जब कंपनी बंद होने पर आएगी तो भैया कंपनी तो लंबा चौड़ा धंधा कर रही थी ना, बड़ा बिजनेस कर रही थी, तो उसकी कंपनी की लाइबिलिटी तो बहुत ज्यादा करोड़ों अरबों खरबों में होगी। लेकिन मैं उसका मेंबर हूं, मेरी भी कुछ लाइबिलिटी होगी, और उस लाइबिलिटी की लिमिट होगी कि मेरी कंपनी चाहे से, कंपनी की लाइबिलिटी 100 करोड़ है, आज कंपनी बंद हो रही है, कंपनी को 100 करोड़ पब्लिक को पे करना है, गवर्नमेंट को पे करना है, सेबी को पे करना है, आरबीआई को पे करना है। लेकिन मैं उसका मेंबर हूं, मुझे 100 करोड़ नहीं देना है जितना टोटल कंपनी ने देना है, मेरे को उतना नहीं देना है। मेरी कोई एक लिमिट है लाइबिलिटी की, मुझे उतना पेमेंट करना है, मैं फ्री हो जाऊंगा। फिर कंपनी कर पाए नहीं कर पाए, कंपनी जाने, उसका काम जाने भैया। हाँ जी बिल्कुल होती है। कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड होती है, हालांकि अनलिमिटेड भी होती है कुछ कंपनीज में। अब लिमिटेड कैसे होती है, अनलिमिटेड कैसे होती है, ये समझो बच्चों। लिमिटेड कैसे होती है और अनलिमिटेड कैसे होती है? देखो, एक होता है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, एक होता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। इन दोनों के अंदर तो कंपनी के मेंबर्स की लाइबिलिटी की लिमिट होती है। कितनी, वो मैं समझाऊंगा एग्जांपल से, आपको कहानी बना के समझाऊंगा। अभी आप इतना समझ लें कि कंपनी के अंदर जो मेंबर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी होती है, लिमिटेड होती है, या तो लिमिटेड बाय शेयर्स होती है या लिमिटेड बाय गारंटी होती है। हालांकि कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जिनके अंदर मेंबर्स की लाइबिलिटी की कोई लिमिट नहीं होती।
जितना कंपनी ने पे करना है उतना ही उनको पे करना है, मतलब उनकी लायबिलिटी तब तक खत्म नहीं होगी जब तक कंपनी पूरा पेमेंट ना करे। आ रही बात समझ में? अब मैं आपको समझाता हूं लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब क्या होता है, बड़े प्यार से समझिए, मजा आएगा। देखिए, रिलायंस कंपनी बोलती है कि भैया हमारी कंपनी तो लिमिटेड बाय शेयर्स है। हम जब रजिस्टर हुए थे तो हमने आरओसी को, अथॉरिटी को बताया था कि हम लिमिटेड बाय शेयर्स की तरह रजिस्टर होना चाहते हैं और हमारे एक शेयर की प्राइस 100 रुपए है। ठीक है, धोनी साहब को एक दिन ऐसा लगा कि मैं रिलायंस कंपनी का मेंबर बन जाऊं यार। तो धोनी साहब गए, बोले साहब मैं आपकी कंपनी में मेंबर बनना चाहता हूं। बोले बन जाइए, आप हमारी कंपनी में मेंबर बनना चाहते हैं, बन जाइए सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हुआ क्या, मेंबर बनने के लिए धोनी ने रिलायंस कंपनी के 10 शेयर परचेज कर लिए, 10 शेयर्स परचेज कर लिए। तो अभी तक की कहानी में मैंने बताया कि रिलायंस नाम की एक कंपनी है, वो लिमिटेड बाय शेयर है, उसके एक शेयर की कीमत 100 रुपए है, पहली बात। फिर मैंने बताया धोनी साहब को एक दिन ऐसा लगा कि यार उन्हें रिलायंस कंपनी का मेंबर बन जाना चाहिए, बनने के लिए उन्होंने उस रिलायंस के 10 शेयर खरीद लिए। ठीक, अब वो रिलायंस कंपनी बंद होने पर आ गई। कुछ हुआ ऐसा कि प्रॉफिट नहीं हो पाया, तो रिलायंस कंपनी बंद होने पर आ गई और रिलायंस कंपनी की लायबिलिटी 100 करोड़ है, जो कि उसे अपने क्रेडिटर्स को, डिवेंचर होल्डर को और बैंक से लोन लिया है उसको, बहुतों को वापस, गवर्नमेंट को टैक्स वैक्स देने, टोटल 100 करोड़ की लायबिलिटी। अब हुआ क्या था, देखिए अब हुआ ऐसा स्टूडेंट्स कि जब धोनी ने 10 शेयर खरीदे तो कितने रुपए के पड़े उसको, एक शेयर की कीमत 100 रुपए है, तो 100 इंटू 10, उसको कीमत पड़ी 1000। हुआ ऐसा कि सिर्फ धोनी ने सिर्फ 50% पेमेंट किया था, मतलब 500 रुपए पे कर दिए थे और 500 रुपए उसके अभी तक बकाया थे। अरे मेरी बात समझिए, धोनी ने जब रिलायंस से शेयर परचेज किए तो 1000 रुपए के शेयर खरीदे, क्योंकि 10 शेयर खरीदे, एक शेयर की कीमत 100 रुपए। अब उसने 50% पैसा पे कर दिया था, और जरूरी नहीं है 50%, आप कुछ भी ले लो यहां अमाउंट, अब 70% ले लो कि 700 रुपए उसने पे कर दिए थे, 300 रुपए अभी तक उसने पे नहीं किए थे। मैं आपसे बोल रहा हूं आज रिलायंस कंपनी बंद होने पर आ गई, रिलायंस कंपनी की जो लायबिलिटी है वो 100 करोड़ की है। धोनी की कितनी है, रिलायंस की कितनी है वो छोड़ो, कंपनी के मेंबर की लायबिलिटी कितनी है? सर अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो कंपनी के मेंबर की लायबिलिटी सिर्फ उतनी होती है जितना उसका अभी अनपेड अमाउंट है। उसने टोटल जितने रुपए के शेयर्स खरीदे थे उसमें से जितना पेमेंट दे दिया वो फ्री, जितना पैसा बच गया उतनी ही उसकी लायबिलिटी बनती है। सो लायबिलिटी ऑफ धोनी की कितनी हो जाएगी, सिर्फ 500 रुपए की हो जाएगी, क्योंकि अभी तक उसका 500 रुपये बकाया है। यही बात मैंने यहां पर लिखी हुई है स्टूडेंट्स, देखें आप लोग इसको अच्छे से। लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ कंपनी इज लिमिटेड, मेंबर की लाइबिलिटी लिमिटेड है अप टू द एक्सटेंट, कितनी, अनपेड अमाउंट ऑन शेयर्स हेल्ड बाय देम, उन्होंने जो शेयर्स होल्ड करे उन पर जो अभी बकाया पैसा है सिर्फ उतनी ही लाइबिलिटी की उनकी लिमिट बनती है। तो उस हिसाब से धोनी की लाइबिलिटी कितनी हो गई, 500। स्टूडेंट बोलता है सर अभी तक मेरे को ये समझ में आया कि कुछ कंपनीज के अंदर मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, कुछ के अंदर अनलिमिटेड होती है। सर जो लिमिटेड होती है वो दो तरीके हैं, उनमें से कैसे भी हो सकती है, या तो लिमिटेड बाय शेयर या लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब है कि बंदे ने जितने शेयर परचेज किए थे उनका जो पूरा पैसा बनता है उसमें से उसने जितना दे दिया, पैसा पे कर दिया, ठीक है, जो अभी पे नहीं किया, जो अनपेड है, सिर्फ उतने की लाइबिलिटी बनती है उसकी। ये मैंने आपको समझा दिया। लिमिटेड बाय गारंटी में क्या होता है समझिए। एक बार की बात है, विराट कोहली को लगा कि उन्हें टाटा कंपनी का मेंबर बन जाना चाहिए, तो विराट कोहली गए टाटा कंपनी के पास, बोले साहब मैं आपकी कंपनी में मेंबर बनना चाहता हूं। टाटा कंपनी बोला आप हमारी कंपनी में बिल्कुल मेंबर बनिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन हम आपको बता दें कि हमारी कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी है, हमारी कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी है। तो अगर आप हमारी कंपनी के मेंबर बन रहे हैं तो मेंबर बनते वक्त स्टार्टिंग में आपको हमें कुछ अमाउंट की गारंटी देनी पड़ेगी। बोले क्या होगा उससे? मतलब उससे ये होगा कि कल को अगर हमारी कंपनी वाइंड अप होने पर आ जाती है तो आपको उतना पैसा, हमारी कंपनी की लायबिलिटी कितनी भी है, आपको उतना पैसा जितना आपने मेंबर बनते वक्त गारंटी दी थी हमें, उतना पैसा हमें पे करना पड़ेगा, हमारी हेल्प करनी पड़ेगी। विराट कोहली को लगा कि ठीक है यार, विराट कोहली ने 50,000 रुपए की गारंटी दे दी। विराट कोहली बोला मैं आपको 50,000 रुपए की गारंटी देता हूं और मैं आपकी कंपनी में मेंबर बन जाता हूं। बन गया, ठीक है। अब कुछ टाइम बाद में टाटा कंपनी बंद होने पर आ गई और उसकी टोटल लायबिलिटी 50 करोड़ की है। बच्चों मुझे ये बताओ, विराट कोहली की लायबिलिटी, क्योंकि विराट कोहली तो मेंबर है ना, हम तो मेंबर की लायबिलिटी पढ़ रहे हैं, विराट कोहली की लायबिलिटी कितनी है? चाहे से टाटा की 50 करोड़ की, विराट कोहली की लायबिलिटी सिर्फ 50,000 रुपए की। क्योंकि अगर कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी है तो मेंबर की लायबिलिटी सिर्फ उतनी होगी जितने की उसने गारंटी दी थी मेंबर बनते वक्त। देखो बच्चों, ये बात यहां पर लिखी हुई है एज इट इज। स्टूडेंट बोलता है देखिए सर, मुझे अभी तक आपकी जो बातें समझ में आई है उसमें इतना समझ में आया है कि कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी की लिमिट हो सकती है, लिमिटेड बाय शेयर या लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय शेयर्स के अंदर मतलब होता है कि जितने शेयर उसने होल्ड करे उस पर जो अनपेड अमाउंट है, और लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब होता है कि मेंबर बनते वक्त उसने जो गारंटी दी थी। समझ गया यार? सर मुझे तो ये बताओ, अनलिमिटेड का मतलब क्या होता है? अरे अनलिमिटेड का मतलब होता है कि कंपनी के मेंबर की लायबिलिटी की कोई लिमिट नहीं है। अगर कल को कंपनी वाइंड अप होने पर आ गई तो जितनी टोटल लायबिलिटी कंपनी की है उतनी ही आपकी है। इवन पता है लॉ के अंदर क्या शब्द लिखे हुए हैं, एक्चुअल एक्ट में क्या लिखा हुआ है? एक्ट में यह लिखा हुआ है कि कंपनी अपने मेंबर के घर के बर्तन तक बेच सकती है। कंपनी अपने मेंबर के घर के बर्तन तक बिकवा देगी अपनी लायबिलिटी का पेमेंट करने के लिए। एक्चुअल में हुआ भी था एक बार ऐसा कि एक कंपनी जो अनलिमिटेड थी वो बंद होने पर आ गई, तो उस कंपनी के मेंबर्स के इवन जो कार थी, स्कूटी थी, घड़ी थी, मोबाइल थे, वो तक रख लिए थे कंपनी ने, क्योंकि अनलिमिटेड कंपनी के अंदर मेंबर की लायबिलिटी की कोई लिमिट नहीं होती। ये बात मैंने एग्जांपल से यहां समझाई भी है कि कपिल शर्मा आदित्य बिरला ग्रुप कंपनी में मेंबर बनना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने बोला हमारी कंपनी तो अनलिमिटेड कंपनी के कंसेप्ट पे काम करती है, और इसका मतलब क्या होता है कि कल को अगर बंद होने पर आ गई तो आपके घर, दुकान, कार एक्सेट्रा सभी पर्सनल असेट्स भी हम लोग बेच देंगे। अब कल को आदित्य बिरला ग्रुप एक्चुअल में बंद होने पर आ गया और उसकी लायबिलिटी 50 करोड़ है, तो कपिल शर्मा की लायबिलिटी भी 50 करोड़ है। कपिल शर्मा का पर्सनल असेट्स भी बेच दिया जाएगा। स्टूडेंट बोलता है चलिए सर, मैं आपकी बात यहां तक समझ गया, और अभी तक आपने मुझको क्या क्या पढ़ाया है वो मैं रिवाइज करवाता हूं। तो करवाओ साहब। सर एक तो आपने पढ़ाया कि कंपनी का मतलब होता है सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 के हिसाब से जो कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड है या उससे पहले वाले किसी एक्ट में रजिस्टर्ड है, कंपनीज एक्ट। फिर आपने कैरेक्टरिस्टिक्स में बताया कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। सेकंड आपने बताया कि कंपनी एक तो कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी कॉमन सील रखती है, कॉमन सील ऑप्शनल है, 2 डायरेक्टर साइन कर देंगे अगर कॉमन सील नहीं है, अदरवाइज एक डायरेक्टर एक सीएस साइन कर देगा। उसके बाद में आपने मुझको बताया कि परपेचुअल सक्सेशन है, मेंबर आएंगे जाएंगे, कंपनी लगातार चलेगी। उसके बाद में आपने बताया कि कंपनी के पास कैपेसिटी है अपने नाम से सू करने की किसी को, या कोई और उसके नाम पे केस कर सकता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट फिर मैंने बताया कि कंपनी की नेशनलिटी भी होती है जिस कंट्री के अंदर उसका रजिस्टर्ड ऑफिस है, एंड देन मेंबर्स की लायबिलिटी भी पढ़। बोले सर अब मुझे नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक और समझा दो।
बच्चों ये जो कैरेक्टरिस्टिक अब मैं आपको समझाने वाला हूं, इसको बहुत ही ज्यादा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ज्यादातर मैंने जब जब कभी भी सेपरेट लीगल एंटिटी, ये जो कैरेक्टरिस्टिक है जो हम पढ़ने वाले हैं, ये जब भी मैंने किसी बच्चे से पूछा है कि सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब बता दो, तो वो मुझे सिर्फ एक ही मतलब बताता है, जबकि सेपरेट लीगल एंटिटी जो कंसेप्ट है उसके दो मीनिंग होते हैं और दोनों आपको जानने जरूरी है, लेकिन बच्चा सिर्फ एक ही मीनिंग बताता है। बोलता है कि सर सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब है कि कंपनी की खुद की एग्जिस्टेंस है, कंपनी के डायरेक्टर मेंबर वो सब लोग अलग हैं, कंपनी खुद की एग्जिस्टेंस रखती है, कंपनी अपने नाम से सब कुछ कर सकती है। हाँ ये सही है, बिल्कुल सही है, ये है सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट के अंदर ये है बात। पर एक और बात है, वो बात आपको और समझनी है, और उसी पे आगे हम टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। आगे के जो टॉपिक होंगे वो उसी बात से कवर किए जाएंगे। तो समझिए, पहला पॉइंट तो ये हो गया कि कंपनी की खुद की आइडेंटिटी है, कंपनी अपने मेंबर, डायरेक्टर और बाकी लोगों से अलग है, कंपनी अपने नाम से सब काम कर सकती है। ये बात तो एक हो गई। अब दूसरी बात ये है कि अगर कंपनी के अंदर कोई पर्सन एक पोजीशन होल्ड करता है, कोई भी पोजीशन, मेंबर, डायरेक्टर, एम्प्लॉय, प्रमोटर, कोई भी, अगर कोई पर्सन किसी कंपनी के अंदर एक पोजीशन होल्ड करता है और सेम पर्सन, वो ही पर्सन उस ही कंपनी में एक और पोजीशन होल्ड करता है, कहने का मतलब एक आदमी एक कंपनी में एक से ज्यादा पोजीशन पर बैठा है, एक से ज्यादा पोजीशन होल्ड करके बैठा है, तो वो एक वक्त पर एक ही पोजीशन का फायदा उठा सकता है और एक वक्त पर एक ही पोजीशन की लाइबिलिटी उस पर लगेगी। वो एक ही वक्त पर दोनों पोजीशन का फायदा नहीं उठा सकता। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूं और क्वेश्चन भी पूछूंगा, जवाब दीजिएगा, बड़ा सिंपल है। देखिए सपोज, देखिए अपनी मोहित बंसल क्लासेस, मैं उसका ओनर हूं मोहित बंसल, और मैंने अपने मोहित बंसल क्लासेस के अंदर, अपनी कंपनी के अंदर एक रूल बनाया हुआ है। मैंने ये रूल बनाया है कि हर टीचर क्लास स्टार्ट होने के 5 मिनट पहले पहुंच जाएगा। अगर क्लास 10 बजे शुरू होनी है तो 9:55 पर टीचर आ जाए और 10 बजे क्लास स्टार्ट कर दे शार्प। ठीक है, तो मैंने रूल बनाया क्योंकि मैं ओनर हूं, मैं बना सकता हूं, मैंने रूल बना दिया। अच्छा बच्चों, मैं ओनर हूं, मैंने रूल बना, मैं टीचर भी हूं। इस मोहित बंसल क्लासेस में एक पोजीशन तो मेरी क्या है, ओनर की, तो मैंने रूल बना दिया। मेरी दूसरी पोजीशन भी है मोहित बंसल क्लासेस के अंदर ही कि मैं टीचर भी हूं यहां पर, और मैं 10 बजे से 1 बजे तक 3 घंटे क्लास लेता हूं, मैं 3 घंटे पढ़ाता हूं। ठीक है, सिर्फ 10 से 1 3 घंटे पढ़ाता हूं, बाकी 10 से पहले और 1 के बाद मैं ओनर हूं। अब मैंने आपको बोला कि 10 बजे अगर क्लास स्टार्ट हो रही है तो हर टीचर 5 मिनट पहले पहुंच जाएगा, लेकिन बच्चों एक्चुअली में क्या है, मैं नहीं पहुंचता। मैं आ रहा हूं साहब 10 बजे क्लास स्टार्ट हो रही है और मैं आ रहा हूं 10:30 में पढ़ाने के लिए, और वहां क्लास में आकर पढ़ा भी नहीं रहा हूं, यूट्यूब खोल के बैठा हूं, मूवीज देख रहा हूं, गाने सुन रहा हूं। क्या ये सही है ऐसा अगर मैं कर रहा हूं? क्या आप मेरे से कुछ नहीं बोलोगे? या आप अगर मेरे से बोलो तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ, आप स्टूडेंट ने मेरे से बोला कि सर आप टाइम पे नहीं आ रहे हो, सर हमें पढ़ा भी नहीं रहे हो सर, मैं बोलूं मैं ओनर हूं, मेरी मर्जी? ऐसा नहीं चलता है जी, ऐसा नहीं चलता है। स्टूडेंट मेरे से बोलेगा सर आप ओनर हैं, आप सर ओनर तब हैं जब आप 10 से 1 के अलावा ओनर हैं सर। आप 10 से 1 में टीचर हैं, 10 to 1 आप टीचर हैं, उससे पहले और उसके बाद आप ओनर हैं, तब आपको ओनर का दर्जा दिया जाएगा, तब आपके पास ओनर के सभी राइट्स हैं और ओनर की सभी लाइबिलिटीज हैं। लेकिन 10 से 1 आप टीचर हैं सर हमारे, आपके ऊपर भी ये 5 मिनट वाला रूल एप्लीकेबल होगा, आपको भी 5 मिनट पहले आना पड़ेगा, आपको भी हमें टाइम से पढ़ाना पड़ेगा, आपको भी स्कैनर सॉल्व कराना पड़ेगा, आपको भी हमारे टेस्ट लेने पड़ेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, सेपरेट लीगल एंटिटी। कि कंपनी की खुद की एंटिटी है वो तो अलग है, अगर कोई बंदा कंपनी के अंदर
एक पोजीशन होल्ड कर रहा है, जैसे मैं कर रहा हूं ओनर की, वही बंदा उसी कंपनी में दूसरी पोजीशन भी होल्ड कर रहा है, जैसे टीचर की। एक वक्त पे एक ही का फायदा और लाइबिलिटीज लगेंगी। मैं 10 से 1 टीचर माना जाऊंगा, मुझे टीचर वाले सब काम करने पड़ेंगे, उससे पहले और बाद में मैं ओनर माना जाऊंगा। इसी बात को और अच्छे से समझाने के लिए बच्चों एक केस लॉ और समझा देता हूं। मैं हाथ किया था आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है ये, मजा आएगा आपको, सेपरेट लीगल एंटिटी से ही जुड़ा हुआ है। इस केस लॉ का जो नाम है वो है सैलमोन वर्सेस सैलमोन कंपनी लिमिटेड। कहानी की तरह सुनिएगा, बहुत प्यार से सुनाऊंगा, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आने वाला है। देखिए, सैलमोन वर्सेस सैलमन कंपनी लिमिटेड की अगर मैं बात बताऊं, हुआ क्या था कि सैलमोन नाम का एक आदमी था और वो लेदर के बूट्स बनाया करता था, लेकिन दिमाग खुरापाती था उसका, उसे कुछ करना था लाइफ में। तो लेदर के बूट्स बनाता था, लेकिन वो कंपनी खोलना चाहता था, तो उसने एक कंपनी ओपन कर दी और कंपनी का नाम उसने रखा सैलमन कंपनी लिमिटेड, जो कि पब्लिक कंपनी है, क्योंकि पब्लिक कंपनी के नेम के पीछे लिमिटेड आता है, प्राइवेट के नेम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड आता है। तो कहानी को मैं दोबारा से कंटिन्यू करता हूं बच्चों, कि सैलमन नाम का एक आदमी था और सैलमन जो है वो लेदर के बूट्स बनाता था और उसने एक कंपनी ओपन कर दी, पब्लिक कंपनी। अब आपको पता है बच्चों, पब्लिक कंपनी के अंदर कम से कम 7 मेंबर होने चाहिए, कंपलसरी, मैंडेटरी, जरूरी होता है कि मिनिमम 7 मेंबर्स हो। उसने क्या किया कि एक तो वो खुद बन गया और बाकी के 6 अपने फैमिली मेंबर्स को बना दिया उसने। एक तो खुद मेंबर बन गया और बाकी के 6 अपने फैमिली मेंबर्स को बना दिया उसने। और उसने क्या किया, कंपनी के शेयर्स और डिवेंचर्स भी खरीद लिए, कंपनी के शेयर्स भी खरीद लिए, डिवेंचर्स भी खरीद लिए और फैमिली मेंबर को मेंबर बना दिया। यहां तक की कहानी क्लियर हो गई। फ्रॉड करना स्टार्ट कर दिया उसने कंपनी में। अब वो कंपनी में फ्रॉड करने लगा और फ्रॉड पकड़ में आ गया कानून के। तो कानून बोला, भैया ना ना ना, ऐसे उल्टा सीधा काम नहीं चलेगा, चलो वाइंड अप, बंद हो जाओ। तो कंपनी को वाइंड अप करने के निर्देश आ गए। अब आपको पता होगा बच्चों, जब भी कोई कंपनी बंद की जाती है तो कंपनी की जो असेट्स होती है, हर चीज, कंपनी की टेबल, कुर्सी, पंखा, चेयर, एवरीथिंग, सब कुछ बेच दिया जाता है, उसको कैश में रियलाइज किया जाता है, जिससे जिन जिनका पेमेंट देना है उनको पैसा पे किया जा सके। और एक और चीज बता दूं बच्चों, जब वाइंड अप होती है कंपनी, असेट्स बेचकर पैसा पैसा आता है और उस पैसे से लोगों का पेमेंट किया जाता है। तो ऐसा नहीं होता है कि पैसा यहां रखा है और कोई आया उसको दे दिया, कोई आया उसको दे दिया, ना ना, एक सीक्वेंस होता है, एक सीरियल नंबर, ऐसे सीक्वेंस चलता है कि पहले इसको मिलेगा, फिर इसको मिलेगा, फिर इसको मिलेगा, फिर इसको मिलेगा, बच गया अगर तो बाकी के लोगों को मिल जाएगा। सीक्वेंस होता है और उसी सीक्वेंस में पेमेंट करना पड़ता है। अब मैं आपको बता दूं बच्चों, वो जो सीक्वेंस होता है ना, वो जो सीक्वेंस होता है ना, उस सीक्वेंस में सबसे एंड पर आते हैं अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, क्योंकि नाम से पता है आपको, अनसिक्योर्ड। और उन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर से पहले आ चुके होते हैं डिवेंचर होल्डर। तो सिंपल सी बात यह है कि उस सीक्वेंस में डिवेंचर होल्डर को पहले पैसा मिलता है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को बाद में पैसा मिलता है। अब बच्चों मैं दोबारा से एक बार स्टोरी पे आ जाता हूं, सुनाता हूं आपको कि सैलमन नाम का एक आदमी था, लेदर के बूट्स बनाता था, उसने एक पब्लिक कंपनी ओपन कर दी, 7 मेंबर थे, तो एक खुद बन गया, बाकी के 6 फैमिली मेंबर्स को उसने बना दिया और शेयर्स खरीद लिए, डिवेंचर्स खरीद लिए, कंपनी में फ्रॉड करना स्टार्ट कर दिया उसने। अब जब कंपनी में फ्रॉड करना स्टार्ट कर दिया, कंपनी बंद होने की हालत में आ गई, कंपनी के एसेट्स को बेचा जाने लगा और कैश रियलाइज किया गया और पेमेंट देने की बारी आ गई। तो जब पेमेंट देने की बारी आई तो कंपनी के जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स थे ना, वो कंपनी के पास में पहुंचे और बोले कि साहब हम अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं और हमें पता है कि कानून के हिसाब से हमें सबसे आखिरी में पेमेंट मिलता है, पता है, लेकिन एक बात बताओ सर, ये जो सैलमोन है सर सैलमोन देखो ओनर है, तो उसने एज ओनर पहले ही स्टार्टिंग प्रेफरेंस में पेमेंट ले लिया अपना। फिर उसके अलावा ओनर का मतलब वो मेंबर है, तो मेंबर की तरह उसने अपना पेमेंट ले लिया। फिर उसके बाद में वो डिवेंचर होल्डर भी है,
तो वो अब डिवेंचर होल्डर की पोजीशन का भी पेमेंट ले लेगा। एक तो उसने मेंबर वाला पेमेंट ले लिया पहली प्रेफरेंस में, फिर उसके बाद आगे आने वाली प्रेफरेंसेस में डिवेंचर होल्डर का भी पेमेंट ले लेगा वो। और हमारे लिए तो पैसा बचेगा ही नहीं फिर सर, हम तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर हैं, सबसे एंड में आते हैं, हमारे हाथ में तो कुछ नहीं आएगा। हमें पता है कि कानून ये बोलता है अनसिक्योर्ड क्रेडिट से पहले डिवेंचर होल्डर को पेमेंट मिल जाना चाहिए, पता है, लेकिन हम नहीं मान रहे साहब इस बात। हमें तो इस डिवेंचर होल्डर से पहले पैसा चाहिए, क्योंकि ये आदमी तो मेंबर भी है, ये आदमी तो ओनर भी है, ये आदमी तो पहले ही प्रेफरेंसेस में पैसा ले चुका है। अब डिवेंचर होल्डर की प्रेफरेंस पे भी पैसा दे दोगे, हमारे लिए कुछ नहीं बचेगा, हम आपके कानून को नहीं मान रहे हैं। सैलमन बड़ा चालाक था, सैलमन ने खुद ने कंपनी पे केस ठोक दिया। नाम पढ़ो, सैलमन वर्सेस सैलमन कंपनी लिमिटेड, खुद कंपनी पे केस ठोक दिया कि साहब कंपनी गलत कर रही है और कंपनी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को डिवेंचर होल्डर से पहला पैसा दे रही है। जब कोर्ट में ये केस पहुंचा तो अदालत ने बोला सेपरेट लीगल एंटिटी, कि अगर कोई एक पर्सन मतलब सैलमन कंपनी में एक पोजीशन होल्ड करता है मतलब मेंबर की, अगर दूसरी पोजीशन भी होल्ड करता है मतलब डिवेंचर होल्डर की, तो हर पोजीशन अलग है, सेपरेटली ट्रीट किया जाएगा। उसे मेंबर वाला अगर पेमेंट पहले मिल चुका है कोई बात नहीं, डिवेंचर होल्डर वाला पेमेंट भी मिलेगा, और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को इनसे पहले पेमेंट नहीं मिलेगा, सेपरेट लीगल एंटिटी। तो यहां तक मेरे ख्याल से बच्चों आपको ये बात समझ में आ गई होगी, क्लियर ये चीज यहां तक। और अभी तक हम लोगों ने बच्चों आपका जो सीएमए फाइनल है उसका पेपर नंबर 13, देखिए मैं दिखा देता हूं आपको जल्दी से। तो बच्चों जो आपका ये सीएमए फाइनल पेपर नंबर 13 है, कॉर्पोरेट लॉज एंड कंप्लायंस, ये स्टार्ट किया, इसमें सेक्शन है कंपनीज एक्ट स्टार्ट किया, इसका स्टडी नोट 1 स्टार्ट किया है, जिसमें हमने ये पढ़ लिया कंपनी क्या होती है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली। नेक्स्ट आगे आने वाली क्लासेस में हम इस स्टडी नोट को आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि बच्चों ये लेंथी है, प्लस मैं बहुत डिटेल में एक एक चीज को एक्सप्लेन करते हुए समझाऊंगा, जिससे आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। चाहे से बच्चों आप जून 2022 के लिए ही पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप ये ना सोचे कि यार क्या नाम सर डिटेल में पढ़ा रहे हैं तो हम जल्दी, हम तो बस एक छोटा छोटा सा कोर्स करना चाहते हैं। इसमें आप एक बार समझोगे वो लंबे टाइम तक आपको याद रहेगा। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर कोई मुझसे, मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस और इंक्वायरीज आती हैं कि सर आपकी क्लासेस परचेज करनी है। अगर आप क्लासेस परचेज करना चाहते हैं तो ये जो नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप इस पर कॉल, व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मेरी जो टीम है वो आपको रेस्पॉन्स दे देगी। हमारी क्लासेस बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में लगती हैं, नॉमिनल चार्जेस में मिल जाती हैं आपको। एक तो क्लासेस मिलती हैं, प्लस आपको नोट्स मिलते हैं, प्लस आपके टेस्ट होते हैं, प्लस अगर आपकी क्वेरीज हैं तो वो भी सॉल्व करी जाती है। मैं आपको बता दूं कि अभी सीएमए फाइनल कि जून 2022 के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ऑफर चल रहा है। आप हमसे कोई भी सब्जेक्ट की अगर रिकॉर्डेड क्लासेस परचेज करना चाहते हैं, लाइव क्लास तो चल ही रही है हमारी अलग से, अगर रिकॉर्डेड क्लासेस आप परचेज करना चाहते हैं तो हर सब्जेक्ट की क्लास आपको मात्र 2000 रुपए में मिलेगी। अनलिमिटेड व्यूज हैं, जब तक आपका एग्जाम है तब तक आप उसे जितनी बार देखना चाहें उतनी बार देखिए। नोट्स मिल जाएंगे, टेस्ट भी होंगे, और अगर क्वेरीज हैं तो वो भी सॉल्व करी जाएगी। चलिए स्टूडेंट्स, बाकी का अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।